जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन उदयपुर। क्वेश्चन, बाल अधिकारों के लिए अभिसमयों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ अभिसमय मतलब समझौते संध्या होती है जो बाल अधिकार के लिए हुई है। असक्षम, दिव्यांग और वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी है उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जिन्हें अभिसमय कहते हैं। अब क्या क्या है इनमें? समान अधिकार हो इनको समान शिक्षा मिले, मनोरंजन की समान व्यवस्था हो, इन विशेष और दिव्यांग और वंचित बालकों की भी अपनी अपनी रुचियाँ होती है, उनका विकास हो और इनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, विद्यालय समाज दोनों में उन्हें अन्य सामान्य बच्चों की तरह सम्मान मिले, सहभागिता के समान अवसर मिले। इनकी स्थितियों को देखते हुए इनकी विशेष देखभाल की जाए और इनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास किया जाए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों या बच्चों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 उसकी अनुशंसाओं का यानी सिफारिशों का वर्णन करना है। तो जो सिफारिशें की गई वो है, एक तो स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए, उत्तरजीविता अर्थात जन्म के बाद भी बच्चे सुरक्षित रहे उसे उत्तरजीविता कहते हैं, यह प्रावधान भी इसमें किया गया, यह अनुशंसा भी की गई। स्त्री स्वास्थ्य यानी अगर गर्भवती स्त्री या बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका सीधा सीधा अच्छा प्रभाव संतान पर भी रहेगा। पोषण की व्यवस्था हो, कुपोषण को रोका जाए, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए और संरक्षण दिया जाए। संरक्षण में बच्चों को हानि नहीं पहुंचाना, उनके विकास और वृद्धि दोनों में जो भी परिस्थितियां हानिकारक है या बाधा उत्पन्न करती उनको दूर करना शामिल है। नेक्स्ट, निर्योग्य या अयोग्य या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसमय, यहाँ अभिसमय मतलब संधि, समझौते, नियम, कायदे, घोषणा एवं सुझावों का वर्णन कीजिए। साथ ही दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 में क्या प्रावधान है उनका भी वर्णन करना है। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांग या वंचित व्यक्तियों के अधिकारों के लिए जो सिफारिशें की उनका भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या शामिल है कि उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा भी समावेशी शिक्षा हो यानी सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए ताकि दिव्यांगों में कोई हीन भावना या अपने आप को कम समझने की ग्रंथि नहीं बैठे और सामान्य विद्यार्थियों को भी महसूस हो कि ये बच्चे हमारे जैसे ही हैं। इसके लिए समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना पड़ेगा, भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा, इनकी विशिष्ट समस्याओं का त्वरित समाधान करना पड़ेगा, परिवार के स्तर और समाज के स्तर पर भी जागरूकता लानी होगी क्योंकि बच्चे को बचपन से ही यह एहसास परिवार या समाज में नहीं हो कि उनमें कोई कमी है। दिव्यांगों के प्रति समाज में कई तरह के पूर्वाग्रह है, कई तरह की उनमें गलत धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उनको भी दूर करना पड़ेगा। मीडिया की जन जागरूकता में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। मीडिया को विकास, ऐसे जो वंचित और दिव्यांग बच्चे हैं उनके विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करके आम जनता तक वो खबरें पहुंचानी चाहिए जिससे दिव्यांगों को लाभ मिल सके। दिव्यांगों की सफलता को मुख्य रूप से प्रकाशित करना चाहिए जिससे बाकी दिव्यांगों को भी प्रेरणा मिले और समाज के सामान्य बच्चों में भी इनके प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। इन वंचित बालकों को या निर्योग्य बालकों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। बजट में इनकी सहायता के लिए वित्तीय या धन संबंधी प्रावधान भी किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम और सहभागिता में आने वाली कठिनाई यानी अवरोध का उल्लेख करना है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सहभागिता मतलब मिलजुल करके भागीदारी निभाना। तो क्या क्या कठिनाई आती? एक तो अधिगम गतिविधि संबंधी कठिनाई आती है क्योंकि हर विद्यार्थी की रुचि और क्षमता अलग अलग होती, उसके अनुसार अलग अलग गतिविधि उपलब्ध करानी चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और शक्ति के आधार पर अलग अलग समूह में बांट करके उनको पढ़ाना या सिखाना चाहिए।
नेक्स्ट, अधिगम वातावरण संबंधी कठिनाइयाँ। कक्षा का वातावरण भी सीखने सिखाने योग्य होना चाहिए और इसके साथ ही घर और परिवार और समाज का वातावरण भी पढ़ाई के योग्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में आके पढ़ सकता है लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं, घर का माहौल बहुत अच्छा है लेकिन विद्यालय का माहौल उचित नहीं है। तो यह वातावरण संबंधी कठिनाई को दूर करनी है। अभिप्रेरणा संबंधी भी कठिनाई है। इसके लिए शिक्षकों का व्यवहार सदा सकारात्मक होना चाहिए। बच्चों में आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो, यानी एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करें लेकिन उनमें ईर्ष्या जलन वगैरह नहीं हो, और जिन बच्चों में खामियां हों उनको भी सकारात्मक फीडबैक टीचर देवे, ऐसी व्यवस्था हो। नेक्स्ट, पृष्ठ पोषण संबंधी कठिनाई भी होती है कि हर एक विद्यार्थी को सफलता पर तो फीडबैक मिलना ही चाहिए, तारीफ सराहना आदि, और ये जो फीडबैक भी प्रभावशाली होना चाहिए, जैसे क्लास में या किसी समारोह में बच्चों को पुरस्कृत करना, ताकि बच्चों में सीखने में रुचि बनी रहे। और जिन बच्चों में कोई खामी है उनको भी सकारात्मक, यस यू कैन, तुम कर सकते हो, इस तरह से फीडबैक देना चाहिए। संप्रेषण संबंधी कठिनाई भी होती है क्योंकि कई विद्यार्थी संकोची होते हैं, वे अपने शिक्षक से बात ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, दोस्तों में घुल मिल नहीं पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अधिक विचार प्रकट करने के अवसर देने चाहिए। शिक्षक को भी उचित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों को उनके कैरियर संबंधी परामर्श दे सके, उन्हें योग्य और उपयोगी नागरिक बना सके। विद्यार्थियों में स्पेशली किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, मतलब वो इमोशनली वीक होते हैं, कब वो क्या रिएक्ट करे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो छात्रों को समूह में कार्य देना चाहिए, इससे आपस में घुलते मिलते हैं, एक दूसरे से संभल करके सहयोगात्मक व्यवहार करने का प्रशिक्षण मिल जाता है। रुचिपूर्ण गतिविधियों को संचालन वाली कठिनाई भी आती है क्योंकि सभी विद्यार्थियों की रुचियाँ अलग अलग होती है। ऐसे में समान रुचि वाले बच्चों का समान समूह तैयार करके गतिविधि करानी चाहिए। एक इसमें आता है शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी कठिनाई। अब जो बच्चों को सिखाने के लिए जो सहायक सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, उसका निर्माण करना, उसको बनाने का ज्ञान होना, उसको सब निर्माण करने के लिए धन का उपलब्ध होना, ये सारी समस्या आती है। कई बार तो शिक्षकों में उस सामग्री को लेकर या उसके प्रयोग को लेकर उनमें कोई जागरूकता नहीं होती, उदासीन रहते हैं, करते ही नहीं, क्लास में आए और पढ़ा दिया, लेक्चर दे दिया और ख़त्म। बाकी उन उपकरणों को, जैसे विज्ञान के टीचर हैं तो अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह क्या होते हैं वो साथ में रख के बच्चों को दिखा के पढ़ाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए शिक्षकों को जो अनुपयोगी सामग्री है या सस्ती सामग्री है उससे शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, पृथक्करण संबंधी प्रमुख परिस्थितियाँ एवं तथ्य का वर्णन करो। अब पृथक्करण करना मतलब अलग रखना। अलग क्यों रखना? ताकि बच्चे उस चीज़ को, दबाव को महसूस नहीं करें। तो एक जो कुशल शिक्षक है वह कोशिश करता है कि विद्यार्थियों को नियंत्रण से मुक्त रखे, यानी विद्यार्थियों को हर समय रोक टोक करते रहना या उन पर नियंत्रण करने से भी उनके व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। शिक्षक बच्चों को तनाव से पृथक रखने का प्रयास करें, यानी तनाव मुक्त रखें। अब बच्चों को पढ़ाते समय सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए ताकि, और जहाँ तक हो सके बच्चों को कठिनता की स्थिति से भी पृथक यानी दूर अलग रखना चाहिए। यदि कोई बच्चा मंद बुद्धि है या कमज़ोर है तो उसको महसूस नहीं कराना चाहिए, उसको पे ताने नहीं कसना चाहिए, उसके बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि ये सीख ही नहीं सकता है। ठीक है। इसी प्रकार जाति धर्म लिंग संबंधी अनेक पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे हम लड़कियों को कहें कि यार तुम सेना में या पुलिस में नहीं जा सकती हो, ऐसे पूर्वाग्रहों से भी पृथक रखना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और अगर कहीं ऐसा पूर्वाग्रह दिख जाए तो उनका उन्मूलन, उनको ख़त्म करना चाहिए। शिक्षक को सत्य विचार और तथ्यों को विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए, जिससे कई प्रकार के अंधविश्वास और भ्रमपूर्ण स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय समाज में कई गलत रूढ़ियाँ कुरीतियाँ रीति रिवाज फैले हुए हैं, उनसे भी विद्यार्थियों को पृथक रखना जरूरी है। फिर विद्यार्थियों के समय अगर शिक्षक खुद आदर्श रूप में रहे और सकारात्मक व्यवहार करे तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। यह भी करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण शैक्षणिक हो, उपयोगी हो, सकारात्मक हो, यह ध्यान रखें। बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। इस तरह के वातावरण, दंड के वातावरण से भी बच्चों को अलग रखना चाहिए। जो परंपरावादी व्यवस्थाएं हैं, जो जिसमें कई तरह की त्रुटियां है, भ्रांतियां है और जो गलत अंधविश्वास है,
जैसे मृत्यु भोज वगैरह, इन सब से भी विद्यार्थियों को दूर या पृथक रखने का प्रयास करना चाहिए। संवेगात्मक अस्थिरता का पृथक्करण, विद्यार्थी है जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, वह कोई नकारात्मक कार्य या विध्वंस का कार्य भी कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए और उनके समूह में कार्य देना चाहिए। इससे उसमें इमोशनली थोड़ी स्ट्रांगनेस आएगी, वो उसके संवेगों पर नियंत्रण रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षक संज्ञानात्मक विकास और अधिगम स्तर को अच्छा सर्वोत्तम बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए शिक्षक को। इस प्रश्न का उत्तर भी अभी जो प्रश्न बताया गया वही काम आ जाएगा। नेक्स्ट, शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाओं का वर्णन करो। शून्य अस्वीकृति मतलब बच्चे की अस्वीकृति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी बच्चे को प्रवेश के लिए मना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ बाधाएं हैं। तो क्या बाधा है? शिक्षक की उदासीनता। कई बार शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन ये बच्चे को प्रवेश देने में, उसकी शिक्षा के संबंध में आगे बढ़ने में सहयोग करने के प्रति उदासीन रहते हैं। अगर कोई बच्चा प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, प्रवेश नहीं दे पा रहा है या कमज़ोर है, तो उसमें सक्रियता नहीं दिखाते हैं कि इसको एडमिशन दे करके इसको पढ़ाई पूरी करी जाए। विद्यालयों में संसाधनों का अभाव होने से भी सभी बच्चों को प्रवेश दे पाना संभव नहीं हो पाता है। कई बार शिक्षक में पूर्ण समर्पण का अगर भाव आ जाए या वो सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी और सरल रूप से संपन्न करे तो बच्चों की रुचि जुड़ जाती और दिव्यांग, पिछड़े छात्र वो भी पढ़ाई में वापस उनमें लगन लग जाती है। तो इसके लिए भी अध्यापक में ज्ञान होना जरूरी है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी सिखाने के लिए गतिविधियाँ या सिखाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चा पढ़ाई में मन लगा करके जुड़ा रहे। कई बार शिक्षक को नवाचारों का अभाव होता है, जैसे अगर मान लो शिक्षकों की कमी है तो वहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से या मोबाइल पर, जैसे अभी सरकार ने स्माइल 3 या ऑनलाइन शिक्षण शुरू करा, उसके द्वारा भी बच्चों की पढ़ाई की बाधा को दूर किया जा सकता है। शिक्षकों में व्यवसाय के प्रति समर्पण का अभाव होता है, क्योंकि शिक्षा उनका व्यवसाय है, रोजी रोटी है, तो फिर उन्हें पूरी ईमानदारी से हर बच्चे को पढ़ाने की, प्रवेश देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन समर्पण का अभाव पाया जाता है। आशावादी दृष्टिकोण भी नहीं रहता है। कई बार बच्चा कोई कमज़ोर है तो अब तो ये पास हो ही नहीं पाएगा, इसको क्यों प्रवेश देवें, ऐसा भी पाया जाता है। कई बार कोई शिक्षक कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको सहयोग नहीं मिल पाता है। एक प्रॉपर योजना, प्लानिंग होनी चाहिए, उसका भी अभाव रहता है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधा रहित वातावरण के निर्माण के प्रमुख उपाय बताओ। तो स्कूल में बच्चा हर चीज़ अच्छी तरह से सीख ले, उसके सीखने में कोई बाधा, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए क्या क्या उपाय हैं वह हम देखेंगे। एक तो सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया प्रभावी हो और शिक्षकों को, अभिभावकों का भी सहयोग लेना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थी है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए यह ज्ञान भी होना चाहिए। समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। नवाचारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिव्यांगों की रुचि, योग्यता स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। कक्ष की बैठक व्यवस्था भी दिव्यांगों के अनुरूप होनी चाहिए, जैसे जिनको कम दिखाई दे या कम सुनाई दे उन बच्चों को आगे बिठाना चाहिए। शिक्षक को हमेशा अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री भी रोचक होनी चाहिए ताकि बच्चा बोर नहीं हो। शिक्षकों का पूर्ण समर्पण, आशावादी दृष्टिकोण और प्रॉपर प्लानिंग अगर हो तो यह बाधाएं दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, समावेशन की मनोसामाजिक चुनौतियों का वर्णन कीजिए। समावेशन से तात्पर्य है कि दिव्यांग, वंचित, पिछड़े, दलित इन सभी बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जाए और सामान्य विद्यालय में बाकी के सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही उन्हें शिक्षा दी जाए। 100% समावेशन हो, यानी शून्य अस्वीकृति हो, यानी सभी बच्चे, कोई भी ड्रॉप आउट नहीं हो, सभी बच्चे पढ़ाई करें, स्कूल से जुड़े रहे और उन बच्चों को सहर्ष विद्यालय में स्वीकार किया जाए। अब इनमें जो चुनौती आती है कि एक तो उनको साथी बच्चे डराते हैं, धमकाते हैं, कई बार शिक्षक भी डराते हैं कि ये विषय बहुत कठिन है या मेरे पीरियड में बहुत अनुशासन में रहना, नहीं तो फेल कर दूंगा। साथी समूहों को भी, समूह द्वारा भी बच्चों को डराया जाता है। कई बार अभिभावक खुद बच्चों को डराते हैं, उन्हें दंड की धमकी देते हैं कि परीक्षा में कम नंबर आए तो हम पढ़ाई छुड़वा देंगे। अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों के दिमाग में पहले से बिठा दिया जाता है कि गणित और विज्ञान कठिन है। बच्चों को बार बार कहा जाता है कि तुम कमज़ोर हो, मूर्ख हो, इससे उनमें हीन भावना
उत्पन्न होती है। बच्चों को जो शारीरिक दंड देने की प्रवृत्ति है वह भी गलत है। कई बार माता पिता या शिक्षक बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि 80% या 90% अंक लाओ। इन सब से बालक डरता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, साथी समूह अंतर को स्पष्ट करते हुए समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करिए। तो विद्यालय में बच्चे समूह में पढ़ते हैं और उनमें कई तरह के अंतर होते हैं। अब जैसे भाषा के, उम्र के, और उस अंतर का बच्चों के उस विद्यालय में घुलने मिलने पर भी प्रभाव पड़ता है। तो विभिन्न अंतर के कारण साथी समूह में यानी विद्यार्थियों के समूह में परस्पर मतभेद होता है, विरोध होता है। जो समूह कमज़ोर पड़ जाता है उस पर वह प्रताड़ित हो जाता है, यानी उस पर दूसरा समूह हावी हो जाता है। तो ऐसे में फिर प्रताड़ित समूह या कमज़ोर समूह स्कूल में उनका मन नहीं लगेगा, वो स्कूल छोड़ने का मूड बना लेते हैं। अब ये प्रभाव कैसे होते हैं? एक तो जाति आधारित अंतर होता है। इसका कुप्रभाव सबसे ज़्यादा किन पर पड़ता है? जिनको कथित तौर पर दलित या पिछड़ी जाति के बच्चे समझे जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और वो पढ़ाई से घबरा करके वंचित रह जाते हैं, जब कथित रूप से उच्च जाति के बच्चे उन पर दबाव बनाते हैं। धर्म आधारित अंतर का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आधारित अंतर भी है कि विद्यालय में मंद बुद्धि छात्रों के साथ होशियार छात्र उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। सांस्कृतिक अंतर भी अपना प्रभाव डालता है। आर्थिक अंतर में भी स्कूलों में देखा जा सकता है कि ऊंची आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थी गरीब विद्यार्थियों के साथ थोड़ा मतलब उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं करते, उन्हें हेय दृष्टि से यानी अपने से नीचा दिखते हैं। निम्न सामाजिक स्तर वाले विद्यार्थी के साथ वे छात्र जिनकी स्थिति ऊंची मानी जाती है वे भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो सामाजिक स्तर का अंतर भी तकलीफ देता है। शारीरिक अंतर भी होता है कि सामान्य विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर ताने कसते हैं। सोच का भी अंतर होता है कि धनवान और शक्तिशाली वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वह बाकी जो विद्यार्थी उनके प्रति नैतिकता या मानवता कम बरतते हैं, उनकी सोच संकीर्ण होते हैं, उनका उपहास करते हैं। पारिवारिक अंतर में भी होता है कि जिन परिवारों में लड़ी झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, वहाँ के बच्चे मानसिक रूप से कुंठित होते हैं। वह विद्यालय में शिक्षित परिवार वाले बच्चों को डराते हैं और ऐसे में फिर जो शिक्षित परिवार के बच्चे उस विद्यालय से एडमिशन कैंसिल कराने का मन बना लेते हैं। विकास स्तर में भी अंतर होता है कि जिन विद्यार्थियों की सोच पिछड़ी हुई है, अविकसित है, संकीर्ण है, अगर वे ऐसे विद्यार्थी स्कूल में अधिक हैं तो वह सभ्य और विकसित छात्रों को उन पर तनाव और दबाव बना देंगे, उनको डराएंगे। तो ऐसे में भी यह अंतर हो जाता है। क्षेत्र आधारित अंतर होता है कि कई बार क्षेत्र विशेष के विद्यार्थी दूसरे क्षेत्र के विद्यार्थियों को साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। भाषा आधारित भी अंतर होता है। नेक्स्ट, रैगिंग की वर्तमान स्थिति बताते हुए रैगिंग को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। तो रैगिंग में पहले जो मूल रूप से भारतीय विद्यालय में परंपरा थी कि जब नए छात्र प्रवेश लेंगे तो बड़ी कक्षा के छात्र छोटी कक्षा के छात्रों को स्नेह देते थे, मार्गदर्शन और सहयोग देते थे, और छोटी कक्षा के छात्र वरिष्ठ छात्रों को सम्मान देते थे। तो वातावरण बहुत सहानुभूति का और सद्भावपूर्ण होता था और विद्यालय का वातावरण पूर्णतः समावेशी हो जाता था। विद्यार्थी इस परिचय या रैगिंग के माध्यम से एक दूसरे के समीप आ जाते थे, पारिवारिक माहौल बन जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में रैगिंग के नाम पर वरिष्ठ छात्र अपने जूनियर छात्र से शत्रुता निकालते हैं, उनको अपमानजनक कार्य करवाते हैं, उनकी बेइज्जती कराते हैं। इस कारण रैगिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इस रैगिंग की इस तरह की घटिया स्थिति के कारण कई विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज को छोड़ देते हैं या तनाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं। अब इसका स्वरूप अपराधमय और त्रुटिपूर्ण हो गया है। अब रैगिंग रोकने का उपाय, विद्यार्थियों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाए, उनमें नैतिक और मानवीय गुणों का विकास कराया जाए। प्रथम परिचय शालीनता के साथ संपन्न कराया जाए। जो परिचय होता है वह शिक्षक और प्रिंसिपल अपनी मौजूदगी में ही कराए ताकि ऐसी गलत स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो प्रथम परिचय सद्भावना यानी अच्छे माहौल में हो, अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाए। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे रैगिंग के नाम पर गलत हरकत करने की हिम्मत ही नहीं करें। दीवारों पर सद्वाक्य वगैरह लिखे जाएं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में एक मानवीय वातावरण और सहयोगात्मक वातावरण सृजित किया जाए ताकि वे ऐसी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहे। नेक्स्ट, समावेशी विद्यालय का अर्थ और अवधारणा।
बताइए। कुछ विद्यालय जो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, जिनका पूरा सिस्टम एक रूपता वाला होता है, उन्हें सामान्य विद्यालय कहते हैं। कुछ विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले यानी दिव्यांग, वंचित, इस तरह के बालकों के लिए बने, इस तरह के विद्यार्थियों के लिए बने होते हैं, इनको समावेशी विद्यालय कहते हैं। इनमें दिव्यांगों के साथ साथ सामान्य यानी सभी प्रकार के विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सकती है, सभी उनकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर। विद्यालय भवन संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन है। आंसर है विद्यालय की नींव मजबूत होनी चाहिए, दीवारें मजबूत बनानी चाहिए, छतें अधिक नीची नहीं हो और उसमें कोई छेद नहीं हो, फर्श मजबूत हो और चिकना भी नहीं हो कि बच्चों के पैर फिसल जाए। जहाँ तक हो सके विद्यालय भवन एक मंजिल ही होना चाहिए, इससे निरीक्षण में भी सुविधा रहती है, विद्यार्थियों के लिए भी गिरने का भय नहीं रहता है। अध्यापक कक्ष अलग से होना चाहिए, स्टाफ रूम, शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए, प्रवेश द्वार भी आकर्षक होना चाहिए, जल की जो व्यवस्था है, वायु प्रसारण हो, प्रकाश व्यवस्था हो, ये सब बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए। स्वास्थ्य निरीक्षण कक्ष होना चाहिए, प्रिंसिपल का कक्ष बहुत व्यवस्थित होना चाहिए और जो कार्यालय से जुड़ा हुआ हो। अन्य आवश्यकता अनुसार जैसे भोजन कक्ष, खेल कक्ष, भूगोल कक्ष, इतिहास कक्ष, कला कक्ष आदि भी होने चाहिए। यथासंभव हॉस्टल भी हो ताकि दूर रहने वाले बच्चों का अनावश्यक समय आने जाने में नहीं बिगड़े। नेक्स्ट, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि अधिकतम सहयोग प्राप्त हो जाए ताकि विद्यालय का विकास हो सके। मानवीय संसाधनों का अच्छा प्रबंध करने से प्रत्येक शिक्षक को, अध्यापक को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा, उनकी कार्यक्षमता का सर्वाधिक उपयोग होगा, रुचि के अनुसार उन्हें कार्य देने से पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे, जिससे शिक्षा की व्यवस्था की क्वालिटी यानी गुणात्मक सुधार होगा, अनुशासन बना रहेगा और शैक्षणिक उद्देश्य जो है बालक का सर्वांगीण विकास, वह भी सरलता से और प्रभावशाली ढंग से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रमुख अभिमुखताएं यानी तत्व का वर्णन करो। तो शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि मतलब उसकी क्वालिटी इतनी सुधरे, वह अपने बिजनेस में, अपने कार्य में इतना एक्सपर्ट हो जाए कि उसका रोजगार, उसकी पदोन्नति, उसकी तनख्वाह और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाए, जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इनका शिक्षक सक्रिय हो, बच्चों को करके सीखने पर बल देकर सिखाए। अधिगम सामग्री जैसे चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल आदि वस्तुओं का प्रयोग करें और शिक्षा को आधुनिकीकरण, विज्ञान और तकनीकी के सिद्धांत और उपकरणों का प्रयोग करते हुए पढ़ाए। जैसे आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इस वजह से भी पढ़ाया जा सकता है। नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग करें, जैसे प्रायोजना विधि, दल शिक्षण, समस्या समाधान विधि, समूह शिक्षण विधि, इन विधियों का प्रयोग करें। व्याख्यान विधि वगैरह अब तो क्या हो गई, पुरानी हो गई है। इन नई तकनीकी का प्रयोग करने से सिखाने का जो कार्य है वो सरल हो जाता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है और यदि बच्चा सक्रिय रहेगा तो ज्ञान उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगा, अच्छे से उसको समझ और याद रहेगा। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने चाहिए और कोई नया अनुसंधान हुआ उसको भी जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाते समय प्रयोगात्मक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ ही शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान रहे, यानी कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। प्लस शिक्षक को दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, साप्ताहिक योजना, मासिक और वार्षिक योजना भी बना करके पूरी प्लानिंग से पढ़ाना चाहिए। आज एक कुशल शिक्षक जो होता है वह शिक्षा तो प्रदान करता है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसका सम्मान और उसको धन का अर्जन भी अधिक मात्रा में होता है। इसलिए शिक्षक को अपने अंदर कौशल का विकास करना चाहिए और अपना जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा प्रभावी ढंग से पढ़ावे ताकि विद्यार्थी भी उस चीज़ का लाभ पूरा ले सके। और इसके लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी वह प्रत्येक विद्यार्थी का जो
बाह्य जो बाहरी व्यवहार है उसके साथ उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही, जैसे किशोरावस्था कह सकते हैं, उसके परिवार की कुछ परिस्थितियाँ हो सकती, उनके बारे में भी एक अच्छे शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। फिर सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करना आना चाहिए कि एक छोटी कक्षा में कुछ ही विद्यार्थियों उनको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझा सके। यह कमज़ोर विद्यार्थी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगा। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक होने के नाते शैक्षणिक पर्यावरण में सुधार हेतु सुझाव दो या अकादमिक पर्यावरण टोन को सुधारने के लिए सुझाव दो। तो इसके लिए सबसे पहला है शैक्षणिक योजना बनाई जाना बहुत ज़रूरी है, जो कालांश से वो फिक्स हो और उन्हें प्रधानाध्यापक भी अन्य शिक्षकों के साथ साथ लेवे। शैक्षणिक नेतृत्व प्रधानाध्यापक द्वारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी स्कूलों में बहुत सारी स्कूलों में एक जैसी स्थितियां होने पर भी वहाँ का प्रिंसिपल के जो नेतृत्व है उसके आधार पर उन विद्यालयों का जो शैक्षणिक स्तर है या अन्य तरह की जो सुख सुविधा है उसमें काफ़ी अंतर नज़र आता है। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी, निबंध, लेखन, कला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और रोज़मर्रा के उसको जो शैक्षणिक माहौल है उससे वो नीरस या उबाऊ महसूस नहीं करेगा। जो भी समस्याएं आती है, चाहे वो स्टाफ की हो चाहे बच्चों की हो, उनका त्वरित समाधान हो और समाज और अभिभावकों से भी पूरा सहयोग लिया जाए। विद्यालय में SUPW, NCC, NSS संबंधी सारी गतिविधियां भी होनी चाहिए। अन्य विद्यालयों से संपर्क करना चाहिए कि उन्होंने उनके यहाँ क्या विकास कार्य किए हैं, उनका रिजल्ट कैसे बेहतर रहा है और जो योजनाएं अपने विद्यालय में उनमें से लागू की जा सकती हो उन्हें की जाए। कंप्यूटर शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी सभी को हो, ताकि क्योंकि ये ज़माना ही कंप्यूटर का है। नेक्स्ट, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य एवं विशेषताएं। वित्तीय प्रबंधन मतलब जो धन राशि है उसकी आय अच्छे से हो और उसका व्यय इस तरह से हो कि फालतू भ्रष्टाचार या अपव्यय नहीं हो और उसका पूरा उपयोग हो सके, क्योंकि किसी भी विद्यालय की व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाने के लिए धन की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए उस धन का जो भी संसाधन मिले उनका सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए, मितव्ययितापूर्ण उपयोग हो, यानी जहाँ जरूरी हो वहाँ खर्च हो, बाकी अनावश्यक खर्च नहीं हो। इसलिए समुदाय से या जो भी भामाशाह है उनसे अधिकतम धन प्राप्त करें और उसका कुशलतम प्रयोग करें और उससे विद्यालय की संपत्ति की व्यवस्था करें, उस धनराशि का सदुपयोग करें, तो उससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी होगा और जब भरोसा बढ़ेगा तो भामाशाह और ज़्यादा दान करेंगे। नेक्स्ट, समय सारणी यानी साला कैलेंडर का महत्व बताइए। तो पूरी स्कूल का जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी निर्धारित समय है वह पूरा टाइम टेबल पर ही बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि सारी जो शैक्षणिक कालांश है, कब कौन टीचर पढ़ाएंगे और विभिन्न गतिविधियाँ है कि कब कौन सा त्यौहार मना जाएगा, कब प्रार्थना होगी, कब बाल सभा, कब रेसस, उन सभी को समुचित स्थान दिया जाता है। इससे अध्यापक और विद्यार्थियों को पता रहता है कि कौन सा समय किस कार्य के लिए निर्धारित है। इससे किसी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता नहीं होती कि कोई पीरियड खाली रह गया और किसी समय एक साथ 2 शिक्षक पहुंच गए, इस तरह की स्थितियां नहीं होती है। सभी को पता रहता है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, इसलिए समय और शक्ति का सदुपयोग होता है, अनुशासन बना रहता है, सब में नियमितता यानी पंक्चुअलिटी आती है, निष्ठा बनी रहती है और समय सारणी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रहती है। नेक्स्ट, एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता और उद्देश्य बताइए। तो पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि विद्यार्थियों को स्कूल में किस कक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाना है, किस विषय में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जानी है, उनको शामिल करके पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम जीवन की आवश्यकता से संबंधित हो, सैद्धांतिक और व्यवहारिक यानी प्रायोगिक दोनों ही चीज़ें उसमें शामिल हो, क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने फिजिक्स में MSc कर रखी है लेकिन घर पर अगर फ्यूज उड़ जाए तो चेंज भी नहीं कर पाता है। यानी सैद्धांतिक ज्ञान है उसमें लेकिन उसको प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। बच्चे के शैक्षणिक स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। चूँकि समय में निरंतर तकनीकी सब तरह के बदलाव आ रहे हैं तो पाठ्यक्रम लचीला हो ताकि उसे समय के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन भी लाना हो तो दिक्कत नहीं हो। अब इस अच्छे पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की बुद्धि का विकास करना,
उसमें रुचि है, योग्यता है, क्षमता है, उसका सबका विकास करना और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसमें जीवन मूल्य यानी संस्कारों का निर्माण करना, बच्चा चिंतनशील बने, तर्क कर सके, उसमें निर्णय शक्ति का विकास हो, वह प्रजातांत्रिक बने, सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, सहयोग, प्रेम आदि मानवीय गुण उसमें विकसित हो सके। नेक्स्ट, कोर पाठ्यक्रम की विशेषता बताओ। तो कोर पाठ्यक्रम में अनेक विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। यह विषय ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए लाभकारी और समाज के लिए उपयोगी होते हैं। कोर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। इसमें बच्चों को समस्या का समाधान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और ज्ञान के जो अलग अलग विषय हैं उन सब में सह संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो विद्यालय में पढ़ाई के लिए ही समय कई बार नहीं मिल पाता है क्योंकि शिक्षकों को कई अतिरिक्त कार्य भी रहते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई के अलावा अन्य जो गतिविधियां होती हैं जिनको हम पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, खेल कूद, विभिन्न उत्सव मनाना वगैरह, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे फैंसी ड्रेस, नृत्य, कविता पाठ आदि का आयोजन करना, ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो इनके लिए विद्यालय में एक तो साधनों का अभाव रहता है, अधिकारियों का भी असहयोगात्मक रवैया रहता है क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे दिया जाए और अच्छा रिजल्ट रहे। अब इसमें इस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिए जाने से ये पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियाँ पीछे छूट जाती या इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब इन क्रियाओं को संचालित करने के लिए समय और शक्ति बचती ही नहीं है। बच्चे भी अच्छे अंक लाने के दबाव में किताबी ज्ञान में ही दबे रहते हैं और वो इन कार्यक्रमों में भाग लेना कम पसंद करते हैं। उनके अभिभावक भी यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, जबकि सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी अनिवार्य है। नेक्स्ट, शाला अभिलेखों का क्या महत्व है। शाला अभिलेख मतलब विद्यालय में जो रिकॉर्ड रखा जाता है लिखित में, वह कहलाते हैं विद्यालय अभिलेख। अब इनकी महत्व आवश्यकता देख लीजिए कि बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी विद्यालय अभिलेख से ही मिलेगा। उसके जो मार्कशीट है, उसकी जो कॉपी है, उसी से उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके जो पोर्टफोलियो तैयार किए गए हैं विद्यार्थियों की, उसी से उसकी रुचि और क्या चल रहा है उसकी जीवन में, इसकी जानकारी मिलती है। केसबुक से आय व्यय का हिसाब पता लगता है। जो भी रिसर्च की जाती है समय समय पर, तो वो रिसर्च करने के लिए भी स्कूल से कई तरह के रिकॉर्ड की जानकारी लेनी पड़ती है। सरकार समय समय पर कई नियम और उपनियम बनाती हैं, वह नियम और उपनियम भी विद्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रहते हैं। अब कौन कौन से विद्यालय अभिलेख पाए जाते हैं, तो एक तो बाहर से कोई लेटर आता है उसको इन्वर्ट करते हैं, तो पत्र प्राप्ति रजिस्टर, जो लेटर बाहर भेजे जाते हैं उच्चाधिकारियों को मांग वगैरह संबंधित में, तो वह पत्र प्रेषण रजिस्टर कहलाते हैं। डिस्पैच रजिस्टर, पर्यवेक्षण रजिस्टर होता है, अध्यापकों की दैनंदिनी होती है, आदेश पुस्तिका, छात्र और स्टाफ की उपस्थिति के रजिस्टर होते हैं, परीक्षा परिणाम पंजिका होती है, छात्र का जो प्रवेश पंजिका होती है, स्कॉलर रजिस्टर, टीसी जब दी जाती है तो उससे संबंधित स्थानांतरण प्रमाण पत्र पुस्तिकाएँ भी होती है। वित्तीय और लेखा संबंधी अभिलेख है, केसबुक यानी रोकड़ बही राजकीय भी होती है, केसबुक वाली भी होती है, एमडीएम की भी होती है, और अपने छात्र कोष बॉयज़ फंड्स की भी केसबुक होती है। स्टॉक रजिस्टर होता है, शुल्क प्राप्ति रजिस्टर होता है, रसीद बुक होती है, बजट पंजिका होती है, और संस्थापन यानी कार्मिक संबंधी अभिलेख भी होते हैं कि सर्विस बुक यानी सेवा पुस्तिकाएँ, वो जो अवकाश ले रहे हैं उनका रजिस्टर, उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन किया जा रहा है उसके रजिस्टर, ये सब विद्यालय में होते हैं। नेक्स्ट, संस्थागत नियोजन की विशेषता, अर्थ, परिभाषा बताइए। तो विद्यालय अपने जो उद्देश्य की पूर्ति यानी अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्कूल के सफल संचालन के लिए जो योजना बनाती है उसे संस्थागत योजना या विद्यालय योजना भी कहते हैं। अब विद्यालय योजना, विद्यालय अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें, वह ज़्यादा सफल रहेगी। बच्चों का स्तर बहुत खराब है और सबके लिए मेरिट की तैयारी करें तो थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। जो साधन उपलब्ध है उसके अनुसार ही योजना बनाई जानी चाहिए। शिक्षक कम है, संसाधन कम है और ज़्यादा के हिसाब से योजना बनाई तो भी वो फेल हो जाएगी। जितने भी संसाधन हैं उनका अधिकतम
और समन्वित यानी तालमेल बना के प्रयोग करें। योजना बनाने में विद्यालय के कार्मिकों की, बच्चों की, अभिभावकों की और समुदाय का सबका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। हर एक योजना के अलग अलग भाग के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त होने चाहिए कि भाई कौन सांस्कृतिक प्रभारी रहेगा, कौन परीक्षा प्रभारी रहेगा, तो योजना सफल होगी। योजना में स्कूल और समाज के साथ साथ राष्ट्र की आवश्यकता को भी ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे आपस में बड़े होकर लड़े नहीं, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें, ईमानदार रहें। इस तरह के गुणों का विकास करने को भी योजना में स्थान देना चाहिए। योजना लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सके। साथ ही विद्यालय में पहले जो योजनाएं बनाई गई थी उनका भी अवलोकन कर ले हुए देखिए कि उनमें से कौन कौन सा हिस्सा सफल हुआ, कौन सा असफल रहा, ऐसा क्यों हुआ, उसका मूल्यांकन किया जाए। उसके आधार पर भविष्य की यानी आगे की योजनाओं का निर्माण करें। मानवीय और भौतिक संसाधन जितने भी हैं स्कूल में, जितने भी कर्मचारी हैं, फर्नीचर, कक्षा कक्ष, उन सब का अधिकतम उपयोग किया जा सके, यह ध्यान में रखें। वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भावी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। सभी का सहयोग लें और अपव्यय बिल्कुल भी नहीं करें। नेक्स्ट, विद्यालय की समय सारणी बनाने के सिद्धांत और आवश्यकता बताइए। तो एक तो विभागीय नियमों का पालन करना है, टाइम टेबल बनाना एक तरह से, उसमें सारे विभागीय नियम की कब कौन सी क्लास लेनी है, कब कौन सा गतिविधि आयोजित करनी है, उन सभी का पालन समय सारणी बनाने से हो जाता है। शिक्षकों की योग्यता, दक्षता, रुचि के अनुसार विषय दिए जाएं, बीच में खाली कालांश दिए जाए, पक्षपात नहीं किया जाए। इस तरह से शिक्षक के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक ही जैसे विषय को लगातार 2 कालांश में नहीं पढ़ाया जाए, विभिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखें। साधन की उपलब्धता, थकान, इनका भी ध्यान रखें। पहले कालांश में बच्चे में थकान तो नहीं होती, लेकिन मानसिक रूप से एकाग्र भी नहीं होता है, अतः मध्यम कठिनाई स्तर वाले विषय पढ़ाने चाहिए। दूसरे और तीसरे कालांश में थकान नहीं होती और बालक एक्टिव भी हो जाता है, इसलिए अधिक कठिन जैसे गणित विषय रखे जाने चाहिए। फिर कुछ आखिरी में सरल विषय रखने चाहिए। मध्यावकाश का भी प्रावधान जरूरी है ताकि बच्चों में ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है। मध्याह्न के तुरंत पश्चात कठिन विषय पढ़ाया जा सकता है और उसके अंतिम 8वें कालांश में सर्वाधिक थकान होने से उसमें बच्चे भी घर जाने के मूड में होते हैं, तो उसमें सबसे सरल विषय का शिक्षण होना चाहिए। सोमवार को यद्यपि बच्चा थकान तो नहीं होती, लेकिन उसके दिमाग में संडे वाली छुट्टी चलती रहती है, अतः वो ठीक से नहीं पढ़ पाता है, तो उसके लिए अलग योजना बनानी चाहिए। शनिवार तक बालक बहुत थक जाता है और उस दिन वो अगले रविवार की छुट्टी के मूड में होता है, अतः सोमवार और शनिवार ये दोनों दिन पढ़ाई के लिए थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। छोटी कक्षा में जो कालांश है उनका टाइम कम रखा जाना चाहिए। गर्मी की ऋतु में बच्चा मानसिक रूप से जल्दी थक जाता है, तो कालांश की अवधि कम होनी चाहिए और कालांश और समय सारणी थोड़ा लचीलापन भी होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सरलता से परिवर्तन किया जा सके कि यदि किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, ऐसी कोई स्थिति हो तो। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमोत्तर प्रवृत्तियों से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय में जो क्रियाएं कक्षा के भीतर की जाती है यानी जो पढ़ाया जाता है वह पाठ्यक्रम क्रियाएं हैं, और जो क्रियाएं पाठ्यक्रम से अलग हटकर की जाती है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, जैसे विविध पर्व और त्यौहार विद्यालय में मनाना, जैसे शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया हो, कई तरह की प्रतियोगिता होती है, निबंध लेखन, वाद विवाद, विज्ञान मेले का आयोजन, नृत्य, संगीत वगैरह, तो ये सब इसको हम पाठ्यक्रमोत्तर प्रवृत्ति या पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं कई तरह की होती है, जैसे शैक्षणिक है कि विज्ञान क्लब, शारीरिक विकास के लिए खेलकूद, एनसीसी, स्काउट आदि। साहित्यिक क्रिया के हिसाब से वाद विवाद, नाटक, कविता, भाषण। नागरिकता संबंधी पाठ्यक्रम में छात्र संसद का गठन किया जाता है। बाकी शिल्प कला में खिलौने बनवाए जाते हैं बच्चों से, सिलाई कढ़ाई की जा सकती है। अन्य जो कला संबंधी है तो नृत्य है, चित्रकला है। इसके अलावा में भ्रमण, पिकनिक, सामाजिक सेवा, श्रमदान आदि क्रियाएं हैं, यह सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती हैं। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। तो बच्चों में और स्पेशली किशोरों में कई मूल प्रवृत्तियां होती है जो उनको उचित विकास नहीं किया जाए तो बच्चा घातक हो सकता है।
बच्चों का शारीरिक विकास हो, बौद्धिक और मानसिक चारित्रिक विकास भी हो जाता है। बच्चा एक अच्छा नागरिक बन जाता है इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। उसमें सामाजिकता, नेतृत्व, अनुशासन आदि की भावना का विकास होता है। बच्चा इनके माध्यम से प्रायोगिक यानी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है और समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढता है। उसमें निर्णय की क्षमता उत्पन्न होती है और अवकाश का सदुपयोग होता है। विद्यार्थियों में अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति है, उसका सदुपयोग हो जाता है और वह भविष्य में अपने रास्ते से भटकता नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों के व्यक्तित्व में जो ज्ञान है, कार्य है और उसके अंदरूनी भावना है, तीनों पक्षों को शामिल करती है, तो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं से स्कूल का माहौल रोचक और आकर्षक होगा, जिससे बच्चा अपने विषय में भी रुचि लेगा और खेल ही खेल में पढ़ाई करने लगेगा। नैतिकता का भी विकास होगा, मनोरंजन भी हो पाएगा और इन क्रियाओं के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसका ज्ञान पहुंचेगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा क्या है? तो विद्यार्थियों में कई तरह की विशिष्टताएं और विषमताएं भी होती है। कुछ विद्यार्थियों में कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या लैंगिक कारणों से उत्पन्न होती है। बच्चे कुछ दिव्यांग भी होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं। उन सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील रह करके उनको शिक्षा जो दी जाती है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट, शून्य अस्वीकृति पर टिप्पणी लिखिए। अस्वीकृति मतलब खारिज करना, मतलब बच्चों को प्रवेश नहीं देना, उसको जीरो लेवल पर पहुंचाना। यानी कोई भी बच्चा प्रवेश से किसी भी बच्चे को प्रवेश से रोका नहीं जाए। प्रत्येक बालक बालिकाओं का नामांकन यानी प्रवेश विद्यालय में किया जाए, किसी भी हालत में उन्हें मना नहीं किया जाए। अक्षम, वंचित, पिछड़े, सामान्य सभी बालकों को समान रूप से प्रवेश दिया जाए, यह सिद्धांत कहलाता है शून्य अस्वीकृति। संजय लुणावत, माय मिशन उदयपुर, बीएड सेकेंड ईयर, शैक्षणिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। क्वेश्चन इसका है पहला, शैक्षणिक प्रशासन का महत्व, कार्य एवं उद्देश्य बताइए। तो इसका जो शैक्षणिक प्रशासन मतलब शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा संबंधी कार्य कैसे किए जाए, शिक्षा की व्यवस्था कैसे संभाली जाए, विद्यालय कैसे अच्छे से चलाया जाए, यह होता है शैक्षणिक प्रशासन। तो इसके कार्य, उद्देश्य, महत्व में यह है कि विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना, धन की व्यवस्था करना, अच्छा नेतृत्व का निर्माण भी करना और प्रदान भी करना, शैक्षणिक उपलब्धि यानी रिजल्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी रही है, शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन मिले, भविष्य के लिए अच्छे शिक्षक तैयार हो और वर्तमान शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग देकर उनसे बच्चों के विकास, सर्वांगीण विकास कराया जा सके और कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए। नेक्स्ट, शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य, आवश्यकता एवं महत्व। तो सबसे पहला इनका है नियोजन यानी प्लानिंग। अब कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। उसके बाद संगठन यानी लोगों को जोड़ना जिनके उद्देश्य समान हो, फिर उन्हें मार्गदर्शन यानी निर्देशन देना, उनके कार्यों में तालमेल यानी समन्वय करना, उन पर नियंत्रण करना ताकि अनुशासनहीनता नहीं हो, उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कि कौन सा कार्य अच्छे से हुआ है, किस कार्य में अभी त्रुटि रही है, सुधार बाकी है, उस आधार पर निर्णय लेना और धन की व्यवस्था भी शैक्षणिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है। ये सब प्रबंधन की विशेषताएं भी हैं। नेक्स्ट, जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग के कार्य बताइए। तो शिक्षण संस्थाएं यानी स्कूलों पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण रखना, स्कूलों में बच्चों के हित में या सरकार के जो नियम हैं, शर्त है, उनका पालन किया जाए यह ध्यान रखना, स्कूलों का निरीक्षण करना, जो उच्चाधिकारी आदेश निर्देश देते हैं उनका पालन करना और अपने अधीनस्थों से पालन करवाना, CBEO के कार्य का और PEEO यानी प्रिंसिपल के कार्यों का निरीक्षण पर्यवेक्षण करना, परीक्षाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन की समस्याओं को स्पष्ट करें। तो सबसे बड़ी समस्या है धन का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है जिससे शिक्षा के कार्य में बहुत तकलीफ आती।
सरकार का नियंत्रण कठोर है, हस्तक्षेप भी ज़्यादा होता है। इस कारण शिक्षक स्वतंत्र रूप से छात्र हित में उचित कार्य नहीं कर पाते हैं। समायोजन संबंधी अनेक समस्याएं होती, इधर उधर डेपुटेशंस ड्यूटियाँ लगती रहती है। विभिन्न राज्यों में, पूरे देश में अलग अलग राज्य में शिक्षा का प्रशासन अलग अलग है, इसलिए भी तालमेल और समन्वय में समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट, RBSC यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्णन करो। इसका कार्य माध्यमिक शिक्षा की देखरेख करना है। हेडक्वार्टर अजमेर में है। यह परीक्षा केंद्रों की स्थापना करता है। इसका एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं, सचिव भी होते हैं, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS ऑफिसर होता है। कई समितियां कार्य करती है। अब इसके कार्य है परीक्षा केंद्र की स्थापना करना, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करवाना और परीक्षा केंद्रों को चयनित करना, मूल्यांकन यानी कॉपियाँ जांच कराना आदि। नेक्स्ट, शैक्षणिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पहला ही सिद्धांत है स्वतंत्रता, यानी कर्मचारी जो भी हैं उनको कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे बिना दबाव प्रभाव के अच्छे से काम कर सके। समानता का सिद्धांत भी होना चाहिए, आपस में सहयोग हो। अल्टीमेट बच्चों के सर्वांगीण विकास का सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार नहीं रहे, समाज का उपयोगी नागरिक बने। व्यावसायिक प्रगति भी हो कि जो भी कर्मचारी शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं, शैक्षणिक प्रशासन का काम कर रहे हैं, उनका करियर भी आगे से आगे बढ़ता रहे। भौतिक तत्व जैसे धन, भवन, फर्नीचर और अन्य सामग्री का भी प्रभावशाली उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र क्या हैं? तो यहाँ शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत उसमें क्या क्या शामिल होती हैं, कौन कौन सा एरिया है वह देखना है। तो सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, और वह कैसे? शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो अब इसके क्षेत्र क्या क्या हो गए कि भारतीय मूल्यों जैसे लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, स्त्री पुरुष समानता, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन भारतीय मूल्यों का विकास किया जाए, यह शैक्षणिक प्रबंधन का एक मुख्य क्षेत्र है। आवश्यक मानवीय और भौतिक संसाधन को जुटाना, अच्छे कर्मचारियों की भर्ती करना, संगठनात्मक ढांचा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर संगठन कुशल नहीं है तो कोई भी प्रबंधन कभी सफल नहीं हो सकता है। नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा नेतृत्व मिले, ईमानदार कर्मचारियों को सकारात्मक प्रोत्साहन मिले, परस्पर सहयोग का माहौल रहे। और चूंकि विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप है, यानी जैसा विद्यालय है वैसा आने वाला कल का समाज है, इसलिए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय द्वारा होनी चाहिए। समाज और विद्यालय में सहयोग और तालमेल बने रहना चाहिए। नेक्स्ट, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षणिक प्रबंधन के सिद्धांत को स्पष्ट करिए। तो सबसे पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन मतलब प्रत्येक कार्मिक को उसकी योग्यता और उसकी रुचि के आधार पर उसको कार्य सौंपा जाए। फिर अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपने से कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अनुशासन बने रहना चाहिए। आदेश से संबंधित कोई भी भ्रम नहीं हो, इसलिए आदेशों की एक रूपता होनी चाहिए। हेनरी फेयोल ने भी कहा है कि एक समूह का संचालन यानी एक समूह का नेता केवल एक ही कार्मिक होता है और कार्य योजना भी एक ही होनी चाहिए। इससे भ्रम और अति व्यापन मतलब कार्य का दोहराव उत्पन्न नहीं होता है। सामूहिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय कि व्यक्तिगत हित के, और केंद्रीकरण कुछ मात्रा में तो होना ही चाहिए ताकि कोई भी कार्य गड़बड़ नहीं हो, लेकिन केंद्रीकरण इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि तानाशाही जैसी स्थिति हो जाए। समन्वय और तालमेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नियंत्रण और मूल्यांकन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व बताइए। तो ये भारत सरकार द्वारा संचालित अभियान है। इसका उद्देश्य कि विद्यालयों में नामांकन दर 100% हो, यानी सभी बच्चे स्कूल में आए, कोई ड्रॉप आउट यानी कोई विद्यालय से छूटा हुआ नहीं हो। शिक्षा तो मिले उन्हें,
लेकिन वह भी गुणवत्तापूर्ण हो। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो हमारी सामाजिक एक स्थिति हम देखते हैं कि लैंगिक भेदभाव है स्त्री और पुरुष के बीच, वह खत्म हो। सामाजिक में जो जातिगत भेदभाव है, क्षेत्रीय भेदभाव है, एक क्षेत्र के बच्चे या दूसरे क्षेत्र के बच्चों से थोड़ा भेदभाव टाइप रखते हैं, वो भी नहीं हो। ड्रॉप आउट वाली समस्या, यानी कोई भी बच्चा विद्यालय से छूटा हुआ नहीं हो। स्कूल में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाए ताकि भीड़ नहीं हो। विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण ताकि विद्यार्थी खुद करके अच्छे से सीख लें। पुस्तकालय की स्थापना हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो और छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए कला कक्ष का भी निर्माण होना चाहिए। शौचालय की और पीने के पानी, इनकी व्यवस्था अच्छी हो। समय समय पर विद्यालय की मरम्मत कराई जाए और मानवीय संसाधन को अच्छा रखने के लिए जो टीचर्स हैं, सेवारत जो जिनकी नौकरी लग चुकी है, उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, राजस्थान में शिक्षा प्रशासन का संगठन एवं ढांचा बताइए। तो शिक्षा विभाग का मुखिया जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वह शिक्षा मंत्री होते हैं। उनके अधीन शिक्षा सचिव होते हैं। उनकी सहायता के लिए उप सचिव, सचिव होते हैं। इनका कार्य है निरीक्षण करना, सहायता, अनुदान, छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था करना। जो नीति जो बनती है वह तो बनती है सचिवालय में, और उसके लिए शिक्षा के शासन सचिव सहयोग करते हैं और शिक्षा निदेशालय उस नीति को क्रियान्वित करता है। तो जो शिक्षा निदेशालय हैं उनके अध्यक्ष निदेशक जी होते हैं। इसका हेडक्वार्टर यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है और कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर में है। निदेशक IAS होते हैं। नेक्स्ट, शैक्षणिक संरचना 10+2+3 की विशेषताएं लिखिए। तो अब स्कूल की शिक्षा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक यानी 12 वर्ष कर दी गई है। पूरे देश के सभी राज्यों का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा कर दिया गया है। बच्चों को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर कक्षा 10 के बाद मिलता है, यानी वो 11वीं और 12वीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या जाना है वह तय कर सकता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है। कोशिश की गई कि शिक्षा रोजगार से जुड़ जाए ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार नहीं रहे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम सुधारना चाहे तो उसे फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो जो विद्यालय का जो प्रशासन है वह व्यापक, लंबी चौड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य है और उसी का एक छोटा सा पार्ट है विद्यालय का प्रबंधन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन व्यापक है और प्रबंधन संकीर्ण है, सीमित कार्य है। अब प्रबंधन से क्या तात्पर्य है कि विद्यालय में बहुत सारी क्रिया होती है, शैक्षणिक, साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उन सभी को चलाने के लिए उद्देश्य अल्टीमेट क्या है इन सब का कि मिलजुल करके शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करें, बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, अच्छी शिक्षा देवें। तो ये सब विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं और विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का एक छोटा सीमित पार्ट है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र यानी विद्यालय प्रबंधन को क्या क्या काम करना है, किन किन क्षेत्र में, किन किन एरिया में काम करना है। तो सबसे पहले भौतिक प्रबंधन यानी विद्यालय की इमारत, कक्ष वगैरह सारी सुविधाओं में वृद्धि करना। मानवीय संसाधन का प्रबंधन यानी योग्य और मेहनती अध्यापक और अन्य कर्मचारियों को जोड़ना। समय सारणी का प्रबंधन ताकि सभी जो मानवीय संसाधन है, शिक्षक है, उनका अच्छा उपयोग किया जा सके। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का प्रबंध ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। शैक्षणिक कार्य का प्रबंधन कि बच्चा स्कूल में आता ही शिक्षा प्राप्त करने तो उसको अच्छी शिक्षा दी जा सके। पुस्तकालय, स्वास्थ्य शिक्षा, परीक्षा प्रबंधन, इन सब का अच्छा वेल मेंटेन करना। विद्यालय अभिलेख, स्कूल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं TC के, एडमिशन के, उन सबको व्यवस्थित से रखना। अनुशासन, विद्यालयों की नियमित उपस्थिति, इस तरह के प्रबंधन भी करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण वित्त प्रबंधन, क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्था बिना धन के नहीं चलती है। तो घर परिवार, विद्यालय, समाज, इन सब से सहयोग लेकर के
विद्यालय के सारे कार्य अच्छे से करना, विद्यार्थियों और शिक्षकों और अभिभावकों में भी समन्वय बनाए रखना। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य के नेतृत्व की भूमिका का वर्णन करो। तो प्रधानाध्यापक यानी संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, उनमें नेतृत्व करने की सबसे अच्छी क्षमता होनी चाहिए। कई तरह की समस्या आती है, उनका अच्छी तरह से निवारण करने वाले होने चाहिए। अपने विद्यालय में नवाचार करने, विद्यालय को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए कि जो दबाव प्रभाव में नहीं आवे और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से बच्चों के हित में अच्छे से स्कूल चला सके और विद्यालय को और ज़्यादा उन्नति दिला सके। नेक्स्ट, विद्यालयी संसाधनों के प्रबंधन को स्पष्ट करिए। तो विद्यालय में संसाधन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। भौतिक संसाधन जिसमें इमारत और फर्नीचर ये सब शामिल है, कक्षा कक्ष, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और मानवीय संसाधन में मुख्य रूप से शिक्षक और क्लेरिकल स्टाफ, पियोन वगैरह ये सब शामिल है। तो उनका अधिक से अधिक प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उनका उपयोग हो सके। किस टीचर से कौन सा विषय कब पढ़वाना ताकि बच्चे की समझ में अच्छा आवे। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधन की अभिप्राय, आवश्यकता, स्रोत एवं जांच के बारे में बताइए। तो हर विद्यालय को या हर शैक्षणिक संस्थान को अच्छे से चलाने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी होती है। अब कुशल वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? जो धन है उसका सबसे अच्छा उपयोग करें। कई बार कम पैसे में भी अच्छा काम हो जाता है और कई बार ज़्यादा धनराशि होने पर भी उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करने से, लापरवाही से, अपव्यय से, भ्रष्टाचार से उतना अच्छा काम नहीं हो पाता है। अब विद्यालय में सार्वजनिक वित्त यानी सरकार के क्षेत्र में शिक्षा में धन का अभाव है, तो जो हमको सफलता मिलनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में वह नहीं मिल पा रही, इसलिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। अब धन आता कहाँ से? वित्त के प्रमुख स्रोत तो एक तो सरकार जो पैसा देती है, एक स्थानीय संस्थाओं यानी नगर पालिका, पंचायत से जो धनराशि मिल सकती है, विद्यालय में बच्चों से जो छात्र शुल्क यानी फीस ली जाती है और भामाशाहों से जो दान वगैरह लिया जाता है। नेक्स्ट, समुदाय और समाज के विकास में विद्यालय का योगदान स्पष्ट कीजिए और सह संबंध इनके बीच जो भी है बताइए। तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण विद्यालय में होता है। जो समाज है, समाज के जो नागरिक बनने वाले भावी, वह बच्चे विद्यालय में सामूहिक रूप से उनको प्रशिक्षण मिलता है सभी विषयों का, विषयों के साथ ही कैसे जीवन बीता जाए, किन परंपराओं को अपनाया जाए, दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, ये सब। तो विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख माध्यम है। स्कूलों में राष्ट्रीय पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, सामाजिक रीति रिवाजों से बच्चे परिचित हो जाते हैं, साक्षरता बढ़ती है जिससे वह भविष्य में एक अच्छे नागरिक, एक ज़्यादा धन कमा सकने में योग्य नागरिक बनते हैं। नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, बच्चों में राष्ट्र प्रेम, सहयोग और आत्मविश्वास भी जगाया जाता है। तो इस प्रकार समाज और समुदाय के विकास में विद्यालय का इतना बड़ा योगदान है कि वो बहुत अच्छे नागरिक उनको ट्रेंड करके देते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय के विकास में समाज और समुदाय का योगदान स्पष्ट करो। अभी हमने क्या पढ़ा? समाज और समुदाय में विद्यालय का योगदान। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विद्यालय के विकास में समाज और समुदाय का योगदान। तो विद्यालय भवन उपलब्ध करावे, स्कूलों में जो भी भौतिक और मानवीय संसाधनों की कमी है उसको पूरा करे, जैसे बिजली, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, साफ सफाई की व्यवस्था करे। बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था है, पर इसके अलावा भी वो अपनी ओर से अच्छा पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी कर सकते हैं। खेल के मैदान, फर्नीचर, कैंटीन, इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बस्ता, शिक्षण सामग्री, बुक बैंक, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा सकती। समय समय पर स्टाफ का यानी शिक्षकों का सम्मान करें, प्रोत्साहन उनको देवें। नेक्स्ट, अभिभावक संघ के उद्देश्य, कार्य एवं आवश्यकता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मंच है शिक्षक अभिभावक संघ, जहाँ पर शिक्षक और बच्चे के माता पिता आपस में चर्चा करते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, क्या समस्या आ रही है, उनके दूर करने के लिए आपस में बात करते हैं। तो इससे शिक्षक और अभिभावक के बीच आपसी एक समझ
यानी भरोसा बनता है, गलतफहमियां दूर होती है, वे बच्चे की समस्याओं को एक दूसरे से साझा करते हैं कि घर में क्या प्रॉब्लम आ रही, बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रही है, और कुल मिला के विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, शैक्षणिक स्तर उसका ऊंचा होता है। अभिभावक अगर विद्यालय के कार्यों में रुचि लेगा तो उसका लाभ सीधा बच्चों को ही मिलेगा और बच्चों का और समुदाय का कल्याण होगा, और बच्चा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा बहुत अच्छे लेवल की प्राप्त कर सकेगा, और बच्चों की सुरक्षा संबंधी भी कई सारी प्रबंध और व्यवस्थाएं शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से की जा सकती है। नेक्स्ट, अभिभावक शिक्षक संघ की सफलता के उपाय बताइए। सरकारी विद्यालय में हम देखते हैं कि अभिभावक स्कूल में नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। अगर अभिभावकों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया जाए, समय समय पर उनको बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी जाए, अगर अभिभावक कोई समस्या रखते हैं तो उसे तुरंत उसका समाधान किया जाए, और जो शिक्षक सक्रिय है या जो अभिभावक सक्रिय है उनकी सामूहिक रूप से या समुदाय के बीच प्रशंसा की जाए, तो इससे शिक्षक अभिभावक संघ की सफलता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, विद्यालय पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, उद्देश्य बताइए। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि पर्यवेक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, इस बहाने संपर्क स्थापित होता है अधिकारी का अपने कर्मचारी से, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों का विद्यालयों से। अब जब संपर्क स्थापित होगा, वो पर्यवेक्षण करने जाएंगे, जांच करने जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो उनको अध्यापकों को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाएं, कितना अच्छा पढ़ाएं कि रिजल्ट अच्छा रहे, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कार्य कुशलता अच्छी रहे। उनको अभिप्रेरणा मिल जाती, किसी जगह अच्छा काम हो रहा है तो उनकी तारीफ करी, कहीं कोई खामी पाई गई तो उन्हें कुछ सलाह दे दी। और विद्यालय में कई तरह की अनुशासनहीनता, आपसी लड़ाई झगड़े, ऐसी कुप्रवृत्तियाँ है, समय समय पर पर्यवेक्षण रहने से उन पर नियंत्रण बना रहता है और विद्यालय का वातावरण सुधरा हुआ रहता है। नेक्स्ट, विद्यालय के जो पर्यवेक्षण के उद्देश्य, तो ये जो अभी सारी चीज़ें बताई गई है वही उद्देश्य है। कुछ और देख लीजिए कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में हमको पर्यवेक्षण के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। अब अगर समस्याओं की जानकारी मिल गई तो उनको दूर करने के लिए सहायता दी जा सकती है, उचित कदम उठाए जा सकते हैं, अध्यापकों को प्रेरणा दी जा सकती है। निरीक्षण पर्यवेक्षण के दौरान ही अध्यापकों की योग्यता और क्षमता का पता लगता है कि किस स्कूल में कौन टीचर कितना अच्छा काम कर रहा है। स्कूल में अगर कोई आपसी तालमेल की कमी हो, विवाद हो, तो समायोजन, एडजस्टमेंट स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षकों को विशेष योग्यता के विकास के अवसर भी मिल सकते हैं। आपसी भरोसा उत्पन्न होता है, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा मिलता है। समय समय पर विद्यालय का पर्यवेक्षण करने से कार्मिक जागरूक और सचेत रहते हैं कि कहीं कोई शिकायत नहीं हो, कमी नहीं रह जाए, तो अलर्ट होकर अच्छा काम करते हैं और उनके अंदर अपने कार्य के प्रति निष्ठा जग जाती है, और जो छोटी मोटी दोष से कमी है वह समाप्त हो जाती है। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन उदयपुर। क्वेश्चन, सहपाठी व्यूह रचनाएं या रणनीतियाँ क्या होती है। तो सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, और व्यूह रचना यानी रणनीति इस तरह से बनी जाए, ऐसी योजना बनी जाए कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख लेवे। तो सहपाठी व्यूह रचना के अंतर्गत विद्यार्थी परस्पर स्वतंत्र वातावरण में एक दूसरे से सीखते हैं। अध्यापक केवल उन्हें परामर्श यानी गाइडेंस या मार्गदर्शन देता है और मूल्यांकन करता है, और प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सिखाने की व्यवस्था होती है। और चूंकि बच्चे आपस में सीखते सिखाते हैं तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। इसी में कभी यूँ पूछ लेवे कि सहपाठी अनुवर्ग रणनीति के लाभ बताइए। अंग्रेजी में इसके लिए यानी सहपाठी अध्ययन या अनुवर्ग रणनीति के लिए पीयर ट्यूटोरिंग शब्द भी काम में आता है। ये इस प्रकार का आपस में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया रुचिपूर्ण होती है, प्रभावी होती है, और बच्चा बच्चे से सीखने में ज़्यादा रुचि रखता है, और समूह में किया जाने वाला कार्य बच्चों को ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, बजाय कि क्लास में शिक्षक वन वे उन्हें पढ़ाए। नेक्स्ट, समावेशी विद्यालय की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग, असक्षम,
गरीब वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलता है, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाता है। सामान्य बच्चों के साथ ये दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब असक्षम और विशेष आवश्यकता वाले यानी इन दिव्यांग बच्चों को सिखाया जाता है कि समाज में उनका वही स्थान है जो बाकी सामान्य बच्चों का है, तो उनके अंदर आत्मगौरव या आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है क्योंकि सभी छात्र अपने आप को बाकी के समान समझता है, भले ही वह दिव्यांग है या असक्षम है, लेकिन उनको सभी के साथ सहभागिता से शिक्षा दी जाती है और सरल और निष्पक्ष रूप से पढ़ाया जाता है। इससे उनका व्यक्तिगत विकास भी होता है। चूँकि अधिकार और कर्तव्य का बोध सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को होता है, तो सामाजिक न्याय भी हो जाता है उनमें, और सार्वजनिक हित का उद्देश्य ताकि वे बच्चे भविष्य में सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीविका का उपार्जन करें, योग्य नागरिक बने, और विद्यालय का वातावरण भी सहयोगी बनाया जाता है। बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य रखा जाता है, और विद्यालय में माहौल भी पढ़ने पढ़ाने का रहता है, यानी शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। असक्षमता और गरीबी के कारण कोई निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, उन बच्चों को भी सरकारी इन समावेशी विद्यालयों में स्वागत किया जाता है, उन्हें खुशी से स्वीकार किया जाता है, तो शैक्षणिक अवसरों की समानता प्राप्त हो जाती है और विकास के अवसरों की भी समानता रहती है। नेक्स्ट, समूह कार्य से आप क्या समझते हैं? प्रमुख सामूहिक विधियों का वर्णन कीजिए। तो समूह कार्य, समूह में रखकर बच्चे अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं, यानी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो अधिगम होता है वह स्थायी रूप से प्राप्त होता है, यानी एक बार जो चीज़ सीख ली बच्चा भूलेगा नहीं, और बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से सीखते हैं। अब कुछ प्रमुख सामूहिक विधियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले देख लीजिए खेल द्वारा अधिगम। तो बच्चे खेल खेल में जो गिनती सीख लेते हैं, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें रन और ओवर को जो काउंट करना है उससे भी वो गिनती सीख जाते हैं। इसी प्रकार समूह विधि द्वारा अधिगम होता है कि बच्चों को उनकी रुचि, उनकी योग्यता के हिसाब से समूह बना दी जाए और कार्य प्रदान कर दिए जाएं। सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा भी अधिगम होता है, जैसे उनको गिनती सिखाने की जो प्रतियोगिता कराई गई है, तो समूह बांट दिए तो हर बच्चा खुद भी गिनती सीखेगा, और वह अपने समूह के कमज़ोर बच्चों को भी गिनती सिखाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको तो अपनी पूरी टीम को प्रथम लाना है, तो चाहेगा टीम का हर बच्चा गिनती सीख जाए। तो इस प्रकार भी शिक्षण या अधिगम सीखने सिखाने की क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने चाहिए, और उसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब माता पिता तारीफ करते हैं तो बच्चे का और ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ जाता है, अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करता है। विद्यालयों में शैक्षणिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे परिवहन के साधन है, प्रमुख खाद्यान्न है, प्रमुख सब्जियां है, इन पर प्रदर्शनी करानी चाहिए, तो बच्चे सीखेंगे, और विशेषज्ञ उसके बारे में अगर कुछ बोलेगा तो और ज़्यादा सीख लेंगे। विज्ञान मेले जैसे शैक्षणिक मेले भी आयोजित करने चाहिए, तो बच्चा उन चीज़ों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेगा जो स्थायी होगा। शैक्षणिक भ्रमण द्वारा भी सिखाना चाहिए, कभी कृषि क्षेत्र में ले गए, कल कारखाने फैक्ट्रियों में ले गए, या अलग अलग स्थान पर ऐतिहासिक महत्व के किलों वगैरह पर, प्राकृतिक स्थानों पर ले गए, तो वो जानकारी बच्चे में स्थायी होगी और प्रत्यक्ष होगी, कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।